दोस्तों, हमारे बीच मौजूद है झारखंड से कवित्री जसिंता केरकेटा। इन्होंने जल, जंगल, जमीन आदि विषयों पर लिखा है। पहाड़ों और शहरों की लड़ाई पे लिखा है। जी, झारखंड से आज हमारे बीच मौजूद हैं। और इनकी जो कविताएं की किताबें हैं, अंगोर नाम की इनकी किताब है। उसके बाद जड़ों की जमीन, और लेटेस्ट इनका तीसरा काव्य संग्रह ईश्वर और बाजार अभी प्रकाशित हुआ है। हम इनसे आज बातें करेंगे, इनकी पोइट्री भी सुनेंगे। तो इनकी कविताओं का हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में और इटालियन में अनुवाद हो चुका है। देश विदेश में से कई अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। आज आप बात करेंगे जसिंता केरकेटा से। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और आपका स्वागत। जी बहुत धन्यवाद। हाँ, तो हम आपकी कविता के बारे में बातें शुरू करें उससे पहले आपके नाम पे बात हो जाए। जसिंता केरकेटा, इसका क्या मतलब है? तो ये जसिंता एक फूल का नाम है और ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे गांव में कुछ बाहर से कुछ लोग आके काम कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हम ये नाम छोड़कर जा रहे हैं। जब वो जा रहे थे, ये नाम छोड़कर जा रहे हैं, आप अपनी बेटी का ये नाम रख सकते। फ्रेंच में उसका जसिंते ऐसा करके कुछ उस फूल का नाम आता है, लेकिन मेरे माता पिता ने उसी को हिंदी के जैसा करके जसिंता किया। और केरकेटा मेरा गोत्र है और केरकेटा एक छोटी चिड़िया का नाम है। और हमारे आदिवासी समुदाय में हर गोत्र का कोई पेड़ से या किसी जीव से उससे उसका गोत्र रहता है और जिस जिस जीव से या पेड़ से उनका नाम का गोत्र है वो उनको मारते नहीं है। तो हमारे जो इस केरकेटा गोत्र वाले लोग हैं वो उस छोटी चिड़िया को कभी भी उसको मारते नहीं है। तो केरकेटा वो छोटी चिड़िया। बड़ा अच्छा नेम है आपका। तो आप बताइए कि आपकी कविता कब स्टार्ट हुई, आपने कब लिखना स्टार्ट किया और अपने आदिवासी समाज में रहते हुए साहित्य के साथ कैसे जुड़े? तो मैं बहुत छोटे से मैंने पढ़ना शुरू किया था और खासकर जब मैं स्कूल में थी तो मैं हिंदी की किताबें पढ़ती थी, हिंदी की कहानियां पढ़ती थी। उपन्यास भी मैंने बहुत कम उम्र में पढ़ डाले। तो दूसरी तीसरी क्लास से मैंने हिंदी की उपन्यास, कहानियां, कविताएं ये पढ़ना शुरू किया था और 8वीं क्लास आते आते मैंने लिखना शुरू किया। उस समय हमारे स्कूल में एक मैगजीन आता था जो अभी झारखंड की राजधानी है रांची से, और वो देश भर के जितने भी बहुत सारे मिशन स्कूल है वहाँ वो पत्रिका जाती थी। तो उस पत्रिका का नाम राही था। तो मेरे स्कूल में भी वो पत्रिका आती थी। तो मैंने सोचा कि ये इसमें लिखेंगे, पब्लिश होगा तो बहुत सारे बच्चे पढ़ सकेंगे, तो ये पब्लिश होने का एक अच्छा माध्यम है। तो मैंने लिखना शुरू किया और लगातार मैं लिखते गई। तो उसमें प्रकाशित जब मेरे कहानियां या आलेख प्रकाशित होते थे तो मुझे बहुत अलग अलग स्कूल के बच्चे मेरे लिए चिट्ठी भेजते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि लिखने से आप कई कई लोगों के साथ आप जुड़े हैं। मैंने पत्रकारिता के बारे कभी भी नहीं सोचा। बाद में मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, मास कम्युनिकेशन किया। तो 8वीं क्लास में जब मैं थी तब उसी दिनों पे एक घटना घटी थी मेरे इलाके में। मेरे चाचा और मेरी नानी अपने खेत में काम कर रहे थे और कुछ हमारे इलाके में अलग समुदाय के लोग हैं, अपर क्लास और दबंग किसी के भी लोग थे। तो उन्होंने मेरे चाचा की मॉब लिंचिंग की थी और वो उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा था कि आदिवासी अच्छी फसल के लिए इंसानों की बलि देते हैं। तो इसलिए तो ये घटना के बाद में बहुत सारे अखबार, मीडिया वाले हमारा पक्ष, लोगों का पक्ष वो ठीक से पब्लिश नहीं हो रहा था। लोगों को भी मालूम नहीं इनसे वो क्या कहें। उस घटना के बाद मुझे ऐसा लगा कि आगे जा करके कुछ तो आर्टिकल लिखना या जर्नलिज्म करना ये भी शायद हमारे समुदाय के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमारी बातें कौन लिखेगा या हमारा पक्ष कौन लिखेगा।
तो इसीलिए मैंने लिखना जब शुरू किया था तो मेरे ध्यान में ये था कि आगे जाके थोड़ा मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके मैं हमारे एरिया की जो समस्याएं हैं या लोगों का पक्ष है वो भी मैं लिख पाऊँ। तो वहाँ से गंभीर रूप से लेखन को मैंने गंभीरता से लेना शुरू किया। कि आज एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मॉडर्न जो हमारा जीवन दर्शन है, उसमें जो आदिवासी समाज है या आदिवासी जीवन दर्शन है, आदिवासी जीवन है, उसको कैसे बचाया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जो ये सारी चीजें बढ़ेंगी, एआई का भी जमाना आ रहा है और इतने सारे टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं। देखिए मैंने तो कई विदेशों में भी कई इलाकों का दौरा किया है और खासकर कविताओं के साथ में मैंने अपनी बातचीत भी की है। जितना टेक्नोलॉजी जितना भी बढ़ रहा है फिर भी लोग अंततः महसूस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी उनको इंसानों का साथ चाहिए। तो टेक्नोलॉजी से घिरे हुए लोग भी एक समय के बाद में बहुत बेचैनी, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और वो ऐसा समाज ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड में रख के जरूरत भर उसका इस्तेमाल करके लोगों के साथ में वो कैसे ज़्यादा जुड़ पाए। इसीलिए विदेशों में भी कई इलाकों में लोग बड़े शहर छोड़ के थोड़े दूर इलाके गांव जहाँ पे जरूरत की सारी चीजें हो बट लोग आपस में मिल सकें, बात कर सकें, एक दूसरे के साथ में खाना खा सके, इस तरीके का समाज वो नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत हद तक आदिवासियों के पास पहले से है जो उनको एक हेल्दी जीवन देता है जिसमें वो एंजाइटी से, डिप्रेशन से, हार्ट अटैक से, ये सब से मरते हैं हमने ऐसे नहीं सुना। क्योंकि उनके पास एक समाज है जो आपको बहुत ये सारी चीजों से जो नए समाज में है, एंजाइटी इतना है, डिप्रेशन इतना है, डिप्रेशन एक बीमारी बन गया है। हमने कभी भी नहीं सुना कि हम आदिवासी समाज में कोई डिप्रेशन से किन्हीं का बुरा हाल है क्योंकि उनके पास वो समाज है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो लोगों को अंततः जीवित लोग चाहिए, जीवित चीजें चाहिए, नदियां चाहिए, पहाड़ चाहिए, वैसा समाज चाहिए। तो आज जितने भी विकसित देश हैं वो उधर देख रहे हैं, उन देशों की ओर देख रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी भले कम है बट लोगों की संख्या ज्यादा है। उनको लोग चाहिए कि कोई हमसे बात करे, कोई जिनके साथ में हम जिनको हम छू सके, जिनसे हम बात कर सके। टेक्नोलॉजी इतनी है बट उससे वो ह्यूमन जो फीलिंग है ना या जो ह्यूमन समाज है वो तो नहीं पूरा होता। उनसे आपकी जरूरत की चीजें, समय कम हो सकता है, जरूरत की चीज। तो बहुत सारे विकसित देशों में अकेलापन एक बड़ा बीमारी है, वो डिप्रेशन होना ये बड़ा बीमारी है और उससे भाग करके नए नए टेक्नोलॉजी में भाग रहे हैं। इसके बावजूद एक जीवन का सार्थकता उनको नहीं हो रहा। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे देशों की वो जो विकासशील देश हैं उसकी तरफ लोग यात्रा करते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा जीवन बचा हुआ है। तो जितने भी हम टेक्नोलॉजी आगे कर ले, बढ़ाए, लेकिन वो जीवित चीजों को अगर हम खत्म करते जाते हैं तो हमारे भीतर भी कुछ कुछ मरता जाता है। फिर हम भी बाद में मशीन हो जाएंगे और फिर हम मशीनों के बीच में एक मशीन के जैसा हम जिएंगे। तो बहुत अच्छा समाज, बहुत अच्छा इंसान, बहुत सार्थक कुछ महसूस करके आप जी करके जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। तो वो शायद और नई नई बीमारियों को जन्म देगा। जैसे एआई से अब सारी चीजें एआई करेगा तो लोगों को एक्सप्रेस करने का, बात करने का, खुद का फीलिंग शेयर करने की जगह कहाँ पर है। तो आज जो हम लिखते हैं या बोलते हैं ये हम लोगों को कितने लोगों से जोड़ रहा है। अब सारा काम एआई करेगा तो हम क्यों किसी के पास जा रहे हैं। और अकेलापन और समुदाय में जीने का जो एक कल्चर है वो खत्म होगा और अब नई तरह की बीमारियां आएंगी और हम एक गरिमा के साथ जो जीना चाहते हैं और गरिमा के साथ अपने लोगों के साथ जी करके मरना चाहते हैं वो भी शायद हमें नसीब नहीं होगा। तो मैं ये सोचती हूँ।
आप जंगलों के बचाव के लिए लगातार काम करते हैं, तो ये बताइए, आप अपनी कविता का भी कोई रेफरेंस दे सकती हैं कि जंगल से शहर को देखना या शहर से जंगल को देखना, इसमें क्या द्वंद है, क्या फर्क है? आपकी कविता में भी बार बार ये विषय आता है। तो मेरा घर तो बहुत जंगल के पास ही है और एशिया का सबसे बड़ा साल जंगल है, उस जंगल के करीब है। वहाँ मेरा बचपना भी बीता। तो जंगल से निकल करके शहर आना, शहर में मैंने पढ़ाई की, फिर वापस मैं जंगल में ही जा करके कोई गांव में ही मैं रहती हूँ। तो दोनों इस यात्रा को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि शहर में आने के बाद हमें ये महसूस होता है कि बहुत एक अकेला जीवन है। हर कोई अपनी अपने बारे सोचता है, वो कनेक्शन में और चीजों के बारे ऐसे परवाह नहीं करता है। और जब हम पलट के अभी जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे लोग समुदाय में रहते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, तो हमारा बहुत मानसिक शांति हो जाता है कि आपके पास लोग हैं। कल को आपको कुछ भी हो गया तो लोग फिक्र कर लेंगे। अगर मैं अपने घर से 2 दिन कमरे से बाहर ना निकलूं, अंदर ही पढ़ रही हूँ या बाहर ना दिखूं, तो कोई भी मुझे आसपास के फोन करके पूछ लेते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, दिखाई नहीं पड़ी। तो ये भी जो कोई फिक्र करता है, ये ऐसा जब हमको फील होता है, वो हमारे जीने की क्षमता को और बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है ये फर्क तो है। और शहर में धीरे धीरे जो इंसानियत है ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और लोग व्यापक होने के बदला और संकीर्ण होते जाते हैं। अपना घर है, नौकरी है और टीवी है, अपने बच्चे हैं, बाजार जाते हैं, आते हैं। मुझे लगता है ये बहुत हेल्दी जीवन नहीं है, क्योंकि आपके पास में वो समाज नहीं रहता है। और जब आपके पास समाज नहीं है तो ये बहुत आसान होता है कि आपको कोई धर्म, कोई झंडा, कोई राष्ट्र ऐसा बोल के तुरंत आपको एक नफरत भरे मोब में बदला जा सकता है। जब ऐसे सामुदायिक रहता है, जब आप हर किसी की परवाह करते हैं, तो आप इतना जल्दी उसमें फंसना नहीं चाहते। उनको लगता है कि भाई ठीक है, बट हम तो उसको जानते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। इसीलिए जो आदिवासी इलाकों में जो जहाँ समुदाय है, वहाँ पे ऐसे संगठन जो नफरत फैलाते हैं, उनको बहुत लंबे समय से धीरे धीरे काम करना पड़ता है, उनका मेंटालिटी चेंज करना पड़ता है। बट शहर में आप तेजी से ये कर पाते हैं, क्योंकि लोग जो अकेला जीवन जीते हैं, उनको कोई भी झंडा दिखा के आप वहाँ अपना सम्मान या अपना पावर उधर खोजने के लिए आप उनको ये कर सकते हैं। वो इसलिए कि वो लोगों के साथ इतना नहीं जुड़े हैं, तो वो तुरंत कोई दीवार के साथ, कोई पूजा स्थल के साथ, कोई झंडे के साथ, उधर वो उसके थ्रू से उनको लगता है कि हम एक हैं। बट समाज में आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ तो आपका कभी मिलना जुलना भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो फर्क है। गांव में जो ये कनेक्शन में लोग रहते हैं ना, दूसरे समुदायों की भी फिक्र करते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका उठना बैठना रहता है, उन्हीं के साथ आपका रोजी रोजगार चल रहा है, उन्हीं के साथ आपका व्यवसाय भी चल रहा है। तो लोग समुदाय की फिक्र करते हैं। ये सारे फर्क तो हैं। और ये भी हमको चाहिए कि हम थोड़े व्यक्ति के रूप में हम ग्रो करें, पर हमको समुदाय भी चाहिए। अल्टीमेट हमको समाज भी ऐसा चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा सांस लेके रह पाए। तो बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी समाज अंतिम आगे चल के वो बहुत हेल्दी जीवन तो नहीं होता है। लोग बहुत निराशा में, अकेलापन में, डिप्रेशन में जाके खत्म होते हैं। तो मुझे लगता है देखना चाहिए कि कितना आगे जाना है और कितना हम समाज की भी फिक्र करते हुए साथ धीरे ही चले, बट लंबा जी सकें, लंबा साथ रह पाए। फिर इधर रहेंगे तो लोगों के लिए कुछ करें। ये चीजें हैं, तो जगहों पे तो फर्क है। आपने अभी जिक्र किया बाजार का, और आपकी किताब का भी टाइटल है ईश्वर और बाजार। तो इसी से मेरा एक सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आदिवासी हैं, तो उनका ईश्वर और बाजार का ईश्वर, तो इसमें क्या आप फर्क समझते हैं? जो आदिवासियों का जो
जो भी उनके जिनको भी वो मानते हैं या बिलीव करते हैं, वो खासकर एक तो ये स्पिरिट पे बिलीव करते हैं, और पुरखों की जो स्पिरिट रहते हैं, आत्मा रहते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, और वो प्रकृति पे बिलीव करते हैं। प्रकृति में आपका जो पहाड़ के निकट है वो पहाड़ को भी पूजा करते हैं, जो जंगल के निकट है वो जंगल में खास पेड़ों की भी पूजा करते हैं। और उनका पूजा करने का मतलब होता है कि वो आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन सब के कोलैबोरेशन में हम जीते हैं। बस यही है उनका। कोई भी उनका जो बिलीफ सिस्टम है पावर स्टैब्लिश करने वाला नहीं है, और खुद को श्रेष्ठ समझने वाला भी नहीं है। उसकी कोई आपको दीवारें, ऊंची मंदिरें, ये भी आपको नहीं मिलेगा। छोटी छोटी जगहें बस सारे लोगों को पता रहता है कि उन जगहों पे हमारे पहाड़ की आत्मा है, जंगल की आत्मा है, तो उसको थोड़ा सेक्रेट रखने की कोशिश करते हैं, बट दीवारें नहीं खड़ी करते हैं। तो उनका बेसिकली यही है कि हमारे साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। ये हम सांस ले रहे हैं, बारिश हो रही है, और ये सब हम सब हिस्सा हैं। तो वो उनको बस धन्यवाद देने के लिए एक जगह रहता है, और उनको लगता है इनकी कोलैबोरेशन से हमारा गांव परिवार, हमारा ये सब बारिश, ये सब ठीक है। तो उनका यही, आदिवासियों का यही है। लेकिन जो संस्थागत जो बाजार का ईश्वर, उसमें आपका हमेशा देखते हैं लोग कि कौन सा ईश्वर उनको उनकी पावर को स्टैब्लिश कर रहा है, और उसमें हमेशा रहता है कि किसी और को आपको नीचा दिखाना है, खत्म करना है। उसमें सबको हम साथ लेके चले, दूसरों की भी बिलीफ सिस्टम का सम्मान करें। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये खत्म हो जाता है। उनको लगता है आप हमारे साथ नहीं है तो हमारे खिलाफ है। तो वो ईश्वर जो है ना, उसको जो संस्थागत धर्म है वो क्या करते हैं, अब हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो किसी भी हासिल करने के लिए, वो संसाधन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों का दिमाग कैप्चर करना है उसके लिए भी, बाजार स्थापित करने के लिए भी वो ईश्वर था। तो वो ईश्वर एक तरीके से हथियार बन गया है, और उनसे किसी ना किसी इंसानों का को आप उनके माध्यम से उस हथियार से आप हत्या करें। और सिर्फ इंसान नहीं, जो भी जीवित चीजें हैं आप उसको गुलाम बनाते हैं। मुझे लगता है आदिवासियों का ईश्वर बहुत आजाद रहता है, और लोग भी बहुत आजाद रहते हैं। वो कभी भी उसको बाउंड्री में नहीं बांधते हैं। तो ये मुझे लगता है ये जो बाजार का ईश्वर है, और लोग जिसको धन्यवाद देते हैं, और बस वो अपने तरीके से वो ईश्वर रह सकता है, ये थोड़ा है फर्क। आपकी कविता की पंक्ति है जिसमें आदिवासी जो औरत है उसके बालों में फूलों की जगह चाकू का जिक्र है जी। तो आपका जो कहना है वो चाकू से जंगल बच सकते हैं। मेरा सवाल है कि हथियार से, चाकू से, बंदूक लगा लो, कुछ लगा लो, तो उससे जंगलों का बचाव हो सकता है जहाँ, और कौन सा तरीका है कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। तो ये उड़ीसा में कोंद आदिवासी हैं। ये कोंद एक आदिवासी समुदाय है जी हाँ। तो डोंगरिया कोंद, जिन्होंने पूरा नीलगिरी पहाड़ को लड़ करके वो बचाया है। सुप्रीम कोर्ट को अंत में ये वहाँ जो खनन होने वाले थे जिससे सारे के सारे पहाड़ चले जाते, तो उनको रोकना पड़ा, क्योंकि आज वहाँ के जो आदिवासी हैं वो पहाड़ों पर बिलीव करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने उस पहाड़ को पवित्र पहाड़ मान करके वहाँ पे रहते हुए उसको संभाला है। तो उसके इसी बिलीफ के कारण में बाद में वो मूवमेंट सफल हुआ, कई सालों तक लोगों ने लड़ा। तो जब मैं वहाँ पे रह रही थी तो मैंने देखा कि लड़कियां बहुत सुंदर से चाकू के जैसा एक वो रहता है, वो डिजाइन रहता है, और उसमें कुछ झुमके भी होते हैं, और वो अपने बालों में वो लगाती हैं। तो बेसिकली शहर में लोग फूल लगाते हैं, और पहाड़ पर वो लड़कियां वो चाकू भी अपने बालों में लगाती हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि चाकू से हम जंगल या पहाड़ कैसे बचा लें, बट उससे वो बहुत तरीके का काम भी, जब जंगल में जाते हैं तो जैसे वो जो एक बहुत कुछ जो बीज होते हैं ना वो बहुत कड़े होते हैं, तो
को उसको थोड़ा काटने का काम या कुछ ऐसा, तो बहुत सारे काम, वो खेत के भी काम होते हैं। तो वो सुंदरता के लिए भी है कि एक वो बालों में भी लगाते हैं और एक जब उनको कुछ काम रहता है और तो वो भी कर सकते हैं। और उनको सेल्फ डिफेंस में भी अगर लगता है कि कुछ कोई चीज या कोई लोग ऐसे आ गए, तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो एक उनके पास उनके बालों में रहता है। तो वो दोनों तरीके से है, उनको श्रृंगार के जैसा भी देखते हैं और प्लस एक उनके पास वो हमेशा रहता है। और जो पुरुष है वो जंगल में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनके कंधे पे एक टांगी वो हमेशा रहता है। तो बाहर अगर शहर के लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये हथियार लेके क्यों घूम रहे हैं, पर जंगल के लोगों के लिए एक टांगी या एक चाकू बाल में कहीं रखना वो जरूरी होता है। वो रास्ते में कभी कभी झाड़ी है, कुछ है, या उधर से लौटते समय उनको कोई सूखी लकड़ी काट के लानी है, तो वो कल्चर में ही है कि पुरुष जब भी निकलते हैं तो एक टांगी वो रख करके जाते हैं। बट वो टांगी या चाकू का ये मतलब नहीं है कि वो किसी की हत्या करना चाहते हैं, वो हथियार की तरह नहीं देखते हैं, वो उनके जीवन का हिस्सा है जिससे वो कुछ काम भी उनका होता है। तो ये है। बट जंगल या पहाड़ को बचाने का सबसे उनके पास में सबसे अच्छा तरीका है, वो सामूहिक होके बहुत अहिंसक लड़ाई वो लड़ते हैं। और इसीलिए आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में देखेंगे कई कई महीने तक लोगों ने बिना कोई हिंसा किए अहिंसक तरीके से वो आंदोलन करते हैं। झारखंड में एक पहाड़ है, जंगल है, नेतरहाट, और वो कई गांव, 200 से भी अधिक गांव उस इलाके में रहते थे। तो जब झारखंड बिहार एक था तो उस इलाके को ये फील्ड फायरिंग रेंज सरकार बनाना चाहती थी। 30 सालों तक लोगों ने हर साल बिना किसी हिंसा के उन्होंने वो जगह को ही प्रोटेस्ट जगह बना दिया। और बहुत कई सालों के बाद अभी झारखंड सरकार ने पिछले कुछ साल पहले उसको उन्होंने ये किया। तो लोगों में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का, और समाज देश में अगर कोई भी फांसीवादी ताकतें हैं उससे लड़ने का लोगों के पास ये एक हथियार है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से लंबा भी कई सालों तक लोग वो लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हथियार उनके पास वो तरीका नहीं है। हथियार वो चूंकि जंगल से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ वो रखते हैं, उनका काम आता है। लड़ने का तरीका हमेशा उनका बहुत अहिंसक तरीके से और कलेक्टिव होकर लड़ने का उनका हमेशा आदिवासियों का वो रास्ता रहा है। वो मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको सारा दिन इसी तरीके चीज को दिखाता है कि वो बहुत हिंसक तरीके से लड़ते हैं। तो अब लड़कियों की बात हुई थी, तो आपने एक बार लिखा था कि हर लड़की को अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। तो मेरा सवाल है सिर्फ एक शब्द का है, क्यों? जी देखिए, कई बार जो पितृसत्ता और जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें लड़कियों के बारे में भी पुरुष ही बताते रहता है, उसको क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और जो देश भर में अलग अलग समुदाय में भी स्त्रियां हो तो उनका लगभग उनका स्ट्रगल एक जैसा रहता है। तो जब हर लड़कियां अगर कोई आत्मकथा लिख दे तो समाज की जो जितनी कलई है, समाज ने जितना ऐसे ढांक वाँक के रखा है, वो सब की सब खुल जाएंगी। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि हर लड़की को आत्मकथा लिखना चाहिए तो ये लोगों को ये बहुत पावरफुल लाइन लगता है, क्योंकि सच में अगर लड़कियां ऐसा करने लगी तब तो समाज के जितने जो घर के भीतर, घर के बाहर, समाज के भीतर जितना जो एक सभ्य और सभ्यता कहते जो आप स्त्रियों के प्रति हिंसा या दर्दनाक चीजें जो होती घटती रहती हैं, तो सब समाज की सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसीलिए लड़कियां, इसलिए मैंने वो कहा, और वो फिर आप महसूस करेंगे कि हर एक समाज में स्त्रियों के प्रति जो एक नजरिया है और उनके प्रति जो हिंसा है वो कैसे एक जैसा होता है। हम कई बार कोई समाज में गर्व करते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जब वो समाज की स्त्रियां लिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि भीतर में कितनी बारीक चीजें हैं जिसके बारे में समाज बात नहीं करता है।
इसीलिए मैंने वो लिखा कि जब हम भी अपने आदिवासी समाज के भीतर स्त्रियों का पीड़ा जब लिखना बोलना शुरू किया, बहुत सारे समाज के जो पुरुष थे वो नाराज हो गए कि ये तो बहुत भीतर की बातें हैं, आप इसको मत बताओ, इसको बाकी के समाज वाले हमको हमारे समाज को अपमानित करेंगे। बट बाकी के समाज में भी जब मैं भीतर की कहानियां देखती हूँ तो हमारी और उसकी कहानी तो बहुत मिलती है। तो जब हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो ऐसे ही मुखौटे रहेंगे कि नहीं हमारे समाज में सब चीज ठीक है, हमारे समाज में ऐसा कुछ होता नहीं, इक्के दुक्के है, कहानी है, बट हम तो बहुत अच्छे हैं। बट नहीं, ये भीतर भीतर जो पितृ सत्ता है एक तरीके से काम करता है। वो कभी भी बाहर इंसानों का या लोगों का समानता न्याय की बात करता है, बट भीतर में कभी वो स्त्रियों की आजादी उसको पैरेलल आकर के सुनना, उसको समझना, उसको वो नहीं करता। और मुझे लगता है ये भी जो एक जकड़न है समाज का, उसको टूटना चाहिए है। और इसीलिए मैंने वो हर स्त्री को आत्मकथा लिखनी चाहिए, मैंने वो लाइन अपनी कविता में लिखा। आपने जो ऐसी स्त्री और पुरुष के जो संबंधों के बारे में बात की है, ये शहर की है जहाँ आपकी औरत ज्यादा आजाद है? हमारे जो सिर्फ जंगलों के नहीं, आदिवासी समाज के ही भीतर में इतना ज्यादा पितृसत्ता का जो बहुत हिंसक रूप रहता है, वो इतना ज्यादा हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आदिवासी पहली बात तो वो जो कास्ट सिस्टम है उससे बाहर है। तो हम ऊंची जातियों का, नीची जातियों का, फिर स्त्रियों का दमन इस तरीके से हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदिवासी समाज दूसरे समाज जो कि पूरा पितृसत्ता को पकड़ के रखा है उन समाजों के आसपास आता है, उससे प्रभावित होता है, तो तब वो स्त्रियों को भी थोड़ा नीचा दिखाना शुरू करता है। लेकिन जैसे बहुत सारे आदिवासी समाज जो है भारत में, वो पूरे के पूरे उसमें स्त्रियों का पावर ज्यादा है। हमारे भी समाज में स्त्रियां जो दूसरे स्त्रियों की तुलना में हम थोड़े ज्यादा आजाद हैं, हमको निर्णय लेने का भी आजादी है, हम थोड़ा अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये शहर का और बाकी समाजों के निकट आते आते इसके ऊपर हमला तो हो रहा है। बट कोई कोई आदिवासी समाज में पितृसत्ता तो है, थोड़ा है, उतना वो हिंसक रूप में नहीं है, बट वो रहता है, वो थोड़ा सा तो रहता है। लेकिन उस पर बात करने से लोग समझते ही हैं, इतने जकड़े हुए नहीं है, वो धीरे से उस चीज को वो समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे आंदोलन में देखेंगे आप, स्त्री पुरुष एक साथ निकलते हैं, जितनी पुरुष की संख्या रहती है उससे ज्यादा स्त्रियों की रहती है। जब हमारा पर्व त्योहार होता है और सड़कों में पूरे जुलूस में जो जुलूस निकलते हैं, और ज्यादा स्त्रियां होती हैं, वो हाथ पकड़ के नाचते हुए जाते हैं। कोई नहीं डरता है कि उनके साथ में छेड़खानी होगा, उनके साथ में रेप हो जाएगा, उनको खींचातानी करेंगे भीड़ में, कोई भी ये नहीं होता। ये इसलिए है क्योंकि थोड़ा हमारे समाज में स्त्री पुरुष का रिश्ता अलग तरीके से है। इसीलिए वो दिन हो या रात हो, रैली होंगे, कुछ होंगे, स्त्री पुरुष सब निकल सकते हैं। ये आप बाकी के समाज में किसी भी रैली में आप इतनी संख्या में बराबरी में स्त्री पुरुष को नहीं देखेंगे निकलते। तो वो थोड़ा तो ये आदिवासी समाज की वजह से फर्क दिखाई पड़ता है। इसीलिए आपने लिखा था कि वो हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य में। तो कौन सभ्य है, फिर तो ये क्वेश्चन आता है। तो हाँ, ये जो ये मेरी कविता है वो हमारे सभ्य होने के इंतजार में है और हम उनके मनुष्य होने का। ये जितने भी सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम है वो आदिवासियों को सभ्य बनाने के पीछे पड़ा रहता है, या उनको लगता है कि ये बहुत बर्बर है, असभ्य है, इनको सभ्यता सिखाना है, इनको डिसिप्लिन में लाना है। और मुझे लगता है कि आदिवासी बहुत ज्यादा इंसान है। इसीलिए मेरी बार बार वो लाइन आजकल अब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आदिवासी होना मतलब ज्यादा मनुष्य होना। बाकी के समाजों को आप देखिए जो अपने को मुख्यधारा कहता है, उसने वो जो सभ्य होना, उसने कितनी जनसंहार नरसंहार के बाद में उसने अपने को थोड़ा विकसित किया है, और उनके विकास और उनकी सभ्यता के पीछे कितनी हत्याएं हैं। आदिवासी विकास करने के लिए उन्होंने किसी समुदाय का जनसंहार नहीं करने गए, वो हमेशा बातचीत करते हैं।
बहुत सारे समुदाय जो एक दूसरे के निकट आए, वो कहते हैं उनके बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। वो बैठ के दो समाज बात करते थे और उनके बाद उनको लगता था कि हाँ भाई ये कहाँ जिएंगे खाएंगे, तो ठीक है इन्हें भी कुछ इलाके दे दो, इस खेत वेत बनाएंगे और जिएंगे। तो उनके बीच संवाद होता था। तो आज भी देश में जितने मूवमेंट होते हैं ना, वो बेसिकली धरने पर कई कई दिनों तक इसलिए बैठे रहते हैं कि हम सरकार से संवाद करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम हिंसा नहीं करना चाहते, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जो ज्यादा मनुष्य होना वो आदिवासियों के बीच बचा हुआ है, ज्यादा ह्यूमैनिटी के जो गुण है वो आदिवासियों के बीच बचा हुआ है। मैं अभी भी जब गांव में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अगर किन्हीं के पास एक ही बिस्तर है तो वो अगर आप आ गए तो वो बिस्तर आपको देंगे और वो दूसरे कमरे में या बरामदे में दूसरा कुछ चटाई बिछा लेंगे, गद्दे बिछा लेंगे। बट सबसे जो अच्छी चीजें हैं वो कोई भी आदमी, कोई भी किसी भी समुदाय का हो, ये ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि वो नेचर के निकट रहते रहते ना सब चीज को थोड़ा परवाह करते हैं। तो वो कोई आ भी जाता है तो वो कभी ये नहीं करते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या ये तो इस जाति का है। कोई भी उनके घर आ गया, उसको जो भी उनके पास है वो बहुत फिक्र के साथ उनकी परवाह करते हैं। ये जाति का आपने जिक्र किया है, हाँ, तो आदिवासी समाज में ये जाति सिस्टम नहीं। कैसा है? आदिवासी समाज में जाति नहीं है, उसमें कम्युनिटी है, समुदाय है। बाद में चूंकि जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ने जा समुदाय रहे में हैं, टकराव है? नहीं, समुदाय में टकराव नहीं। समुदाय में हमेशा मैंने कहा कि कुछ भी बात होता है, उन्होंने बहुत पुराने समय से वो बातचीत करके बातचीत करते थे। तो आदिवासी समुदायों के बीच आप कभी भी किसी युद्ध का जिक्र आप नहीं पाएंगे, वो बात करते थे। उनको उनसे युद्ध करना पड़ा जो बात नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे अंग्रेज आए, वो अपने सेना लेके आते थे, आदिवासी बात करना चाहते थे, वो बात सुनते नहीं थे, वो तो हमला करते थे। तब आदिवासियों को पलट के अपना तीर धनुष या जो भी लड़ने का तरीका है वो करना पड़ा, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे थे। जब जमींदार साहूकार भी आदिवासी इलाकों में लोगों को कर लेने के लिए शोषण करते थे, तो आदिवासी उनसे भी बात करना चाहते थे, बट ये बोलते थे हम तो ब्रिटिश के, हम तो राजा या ब्रिटिश के हम वो हैं, तो हमको तो हर हाल में करना है। और वो शोषण भी करते थे और उनको बंधक बना के जेल में ले जाते थे। ये बंधक बना के जेल में लेना लोगों को लगता था ये बहुत अपमान का बात है, आप किसी इंसान को जानवर की जैसे ट्रीट कर रहे हो। इसीलिए लोगों ने प्रतिरोध में फिर तब हमले भी शुरू किए। तब जो अंग्रेज जमाने के जो उनके कोई अधिकारी थे कुछ, तो उनको भी तभी उन्होंने हमला करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ बात करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जहाँ लोग बात करेंगे वहाँ आदिवासी बात से ही समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अभी भी जितना भी देश भर में आप देखिएगा, वो हिंसक लड़ाई नहीं है। पुलिस हिंसा करती है अभी बिना किसी वजह के भी, क्योंकि अलग अलग जगहों के पुलिस रहते हैं और उनको आदिवासी इलाकों के बारे पता नहीं रहता है। और चूंकि आपके पास पावर रहता है तो आपको लगता है आप किसी के भी घर में दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे। इसीलिए मेरी कुछ कविताएं ऐसा मैं लिखती हूँ कि कुछ मेरी कविताएं हैं कि वे हमारे, हाँ, मैं एक कविता पढ़ती हूँ। कपड़ा पहनने वाले लोग, वे जो पूरा कपड़ा पहनते हैं, पूरे कपड़े में आए और दरवाजा तोड़कर मेरे घर में घुस आए। मैं अपने कमरे में आधे कपड़ों में घूम रहा था, वे मुझे देखते ही बोले, अधनंगे, अविकसित, असभ्य। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी के घर में दरवाजा तोड़कर घुसना असभ्य होना है। सभ्यता की बात करने से पहले बस दरवाजा खटखटा कर आना सीख ले। दूसरी कविता थी एक आपकी, आदिवासी होना। अच्छा, वो भी पढ़ दीजिए। बट वो बहुत लंबी है। कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ। मेरा आदिवासी होना, न साड़ी, न खोपा, न गोदना, न गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम? अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ, धरती के करीब रहना ही आदिवासी होना है। प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है। नदी की तरह बहना और सहज रहना ही आदिवासी होना है। भीतर और बाहर हर बंधन के खिलाफ लड़ना ही
आदिवासी होना है और अपने सुंदर होने के सारे चिन्हों के साथ ज्यादा मनुष्य होना ही आदिवासी होना है। पर किसी के मन में सिर्फ रह गया हो कोई गहना गोदना और कोई नहीं समझ पाता हो क्या होता है आदिवासी होना, तो मैं चाहती हूँ बदले समय में नए सिरे से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना। इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर किसी का आदिवासी होना। बहुत अच्छी बात है। जी तो एक फिर पर्सनल सवाल हो जाए। आपकी आप लगभग 4 दहाके की एज आपकी हो गई है, जी तो आपने अभी तक शादी नहीं की। जी। किसी का भी पर्सनल मसला है, तो अगर आप क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं, उस समाज में शादी को कैसे देखा जाता है वो हमारे लिए नई बात है। तो आपने शादी ना करके ये पितृ सत्ता से प्रतिरोध किया है, या फिर आपका एक्टिविज्म है पहाड़ों को जंगलों को बचाने के लिए, उसके कारण, जब कोई और क्या बात है आपकी, जी। जब कोई सोसाइटी में आपकी में आदिवासी सोसाइटी में इसको कैसे देखा जाता है, या आपकी फैमिली में इस चीज को कैसे देखा गया? जी। तो हमारे आदिवासी समुदाय में शादी करे नहीं करे दोनों का बहुत स्वीकार्यता है। अगर आपने शादी नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर आपको अपमानित किया जाता है, ऐसा नहीं होता। इवन जो शादी नहीं अगर किया है किसी कारणवश, तो माता पिता उनको भी थोड़ा जमीन का हिस्सा दे देते हैं ताकि वो खेती करे या फिर वो अपना जीवन यापन भी कर पाए। या कोई किसी के साथ में रह रहा है, अगर शादी नहीं है बट दोनों प्रेम करते हैं और एक साथ में एक जगह पे इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो उसके भी समाज में स्वीकार्यता है। और कोई है कि दूसरे समुदाय से भी शादी करना चाहते हैं, तो लोग उसके समुदाय में जाके बात करते हैं कि हम किसी को हिंसा ना करके हम बातें करें कि क्या दोनों समुदाय या परिवार स्वीकार करते हैं ऐसा, तो उसमें भी शादी लोग कर सकते हैं। और आप नहीं भी शादी करना चाहते हैं तो पर भी वो स्वीकार में रहता है कि ठीक है, आपकी अगर इच्छा है और आप अकेले जी सकते हैं तो कोई बात नहीं। फिर भी लोग ये चाहते हैं, परिवार के लोग या समाज के लोग, आप उस शादी संस्था में रहे या ना रहे, बट कोई आपका साथी रहे तो लोग खुश होते हैं। उनको लगता है कि प्रकृति में सब तोता मैना चिड़ै चिरगुन का भी कोई जोड़ा है, तो शादी करे ना करे बट आपका कोई साथी रहे जिससे आप बात कर सके, जिसके साथ मिलकर अगर आप काम कर पाए तो उसको भी समाज स्वीकार करता है। तो हमारे यहाँ इतना स्पेस है। तो हमारे तो ऑनर किलिंग का ऑनर किलिंग हमारे यहाँ बहुत स्पेस उस पर भी है कि अगर कोई जोड़ा एक दूसरे को पसंद करता है लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है या शादी का जो रस्म करने के लिए उतना संसाधन नहीं है, तो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं कि लड़के लड़की का परिवार में जो भी मजबूत है वो थोड़ा ज्यादा खर्चा उठाएगा और लड़की वाले परिवार को थोड़ा मदद करेगा, और दोनों बात करके तब शादी हो जाते हैं। तो शादी करने के भी जिसके पास जो सक्षम है नहीं सक्षम है, सब चीजों को लोग सामूहिक तरीके से संभाल लेता है। एक गांव पत्थर बनाने का काम कर लेगा, एक गांव नाश्ते बना के ले आएगा, एक गांव आपको है ना चावल वावल लेकर चला आएगा। मतलब शादी में एक से ज्यादा गांव सब लोग सहयोग करके जो भी शादी में आ रहे हैं ना, सब लोग सहयोग करते हैं कुछ ना कुछ करके, ताकि किसी की शादी सहज से हो जाए। तो इतने सारे स्पेस हैं, इसीलिए ऑनर किलिंग का मसला हमारे यहाँ पे रहता नहीं। तो आपका पर्सनल? हाँ, तो मेरा है कि मेरा है, मुझे ये जो सोपर मिनिस्ट्री में मैं हमेशा देखती हूँ कि शादी को लेके एक बहुत बड़ा एक मसला उनका रहता है, और स्त्रियां कई बार मारी भी जाती हैं, जिसने नहीं किया अपमानित भी होती हैं। मुझे ये लगता था कि मैं ये संस्था को और मैं मजबूत नहीं करना चाहती हूँ, और हमारे यहाँ इतने स्पेस हैं, मैं उस स्पेस में से कोई भी स्पेस हम चुन सकते हैं। अगर आपके कोई साथी हैं, आपका संबंध है तो सारे के सारे घर वालों को मालूम रहता है, वो उसकी कदर करते हैं
इवन अगर आपका कोई साथी है तो वो घर में भी आप वो उसको परिवार के जैसा ही, अपना ही घर का, बिना शादी किए भी आप घर उनको घर में भी वो जगह रहता है, आप आके खाना बना सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, है आपको थोड़ा प्राइवेसी का जगह भी देंगे, आपको कमरे, आपको आप कमरे में साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं रहता कोई किसी को अपमानित करने का या ये गलत है, ये गलत है करके जलील करने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेम आप करते हैं और अच्छे इंसान है, पूरा परिवार पूरा गांव आपको स्वीकार करता है और हर किसी की खुशी रहती है कि शादी करो ना करो, कोई साथी जब लेके आप गांव आते हैं तो गांव के लोग खुश होते हैं कि अच्छा उसका साथी। तो हमारा ज्यादा ये चिंता रहता है कि वो संबंध अच्छा रहे, आप उस संबंध में प्यार रहे, दोनों कोलैबोरेशन करके आगे बढ़े। संस्था इतना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट तब लोग शादी करने के लिए खुश होते हैं, उनको लगता है कि ये सारे गांव हम नाच सकते हैं शादी में, तो वो नाचने और वो त्योहार मनाने के लिए लोग साथ में वो खुश होने के और भोज साथ में खाएंगे, उसकी बड़ी खुशी रहती है। तो जब किसी को नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट करना है तो लोग साथ में हम मिलेंगे, भोज करेंगे और नाचेंगे, ढोल बजेंगे, तो वो एक जश्न के जैसा हो जाता है। कई गांव अपनी भूमिका निभाता है, कोई कोई गांव देखिए कहीं शादी होता है, वो खान अगर उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है और अगर उस गांव को आमंत्रित नहीं किया गया है तो लोग कभी भी खाने के लिए नहीं जाते, लेकिन उनका खाना पीना खत्म हो जाएगा तो वो पूरे के पूरे गांव के नाचने के लिए आते हैं, तो वो खुशी में शामिल होने के और नाच के फिर वो चले जाएंगे, वो खाना के लिए नहीं बोलेंगे अगर किसी गांव को नहीं हो। तो ये बहुत सारी खूबसूरती है। तो मुझे मेरा ऐसा काम भी है, मेरी यात्रा भी है। तो मुझे लगता है कि कोई मेरा साथी हो जिसके साथ मेरा विचार मिल रहा है, मैं काम कर पा रही हूँ, उसके लिए घर के लोग सब बहुत खुश होते हैं। शादी को लेके कभी भी इतना ज्यादा कभी भी नहीं प्रेशर किया। और मेरी माँ शुरू में थोड़ी चिंता करती थी कि अच्छा कोई ये चिड़िया का भी तो कोई जोड़ा है, तुम्हारा कहाँ कोई जोड़ा है, ऐसे मेरी माँ पूछती थी। बट एक टाइम के बाद मेरी माँ ने देखा कि ये इतनी खुश है, इतना आत्मविश्वास से भरा है और इसका काम ऐसा है कि कोई ये घर बना के बाल बच्चे करके चूल्हा फूकते रहे, ऐसा इसका जीवन नहीं है। ये लोगों के लिए, समाज के लिए इतना काम कर रही है और इसमें ये खुश है, कॉन्फिडेंट है। तो मेरी माँ का बस ये कहना था कि चिड़ियों का भी कोई साथी होता है, तुम्हारा भी कोई साथी हो तो हम बड़े खुश होंगे। पर शादी के लिए कभी भी वो नहीं किया। तो मेरे जो दोस्त भी हैं और कुछ बहुत अच्छे परिवार की तरह दोस्त हैं, तो मेरी माँ को बहुत खुशी होती थी कि तुम्हारे इतने अच्छे पुरुष दोस्त हैं, ऐसे परिवार के जैसे दोस्त हैं, वो हमेशा तुम्हारे संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं। मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी और खत भी लिखते थे आपको। हाँ। तो मेरी माँ ये जो स्त्री पुरुष का भी जो इंसानी सुंदर जो रिश्ते होते हैं ना, उसको आदिवासी समाज बहुत सम्मान करता है। संस्था का इतना ज्यादा ऐसा प्रेशर नहीं है। और मेरी माँ के पीछे 2 साल पहले मेरी माँ का निधन हो गया। वो यही कहती थी कि अगर कभी दोबारा मुझे जीवन मिला तो मुझे तुम्हारे जैसा कोई जीवन चाहिए। तो मुझे जो ये लगता है कि हमारे रिश्तों को भी जो हमारे घर वाले स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं, इससे हमको कोई गिल्ट या कोई आत्मग्लानि या कोई अपराध बोध या ये गलत है, ये अवैध है, ऐसा कुछ भी कभी वो वर्ड यूज नहीं करते हैं लोग। तो हमको लगता है वो रिश्ते और बहुत सुंदर हो जाते हैं। आपके मन में कोई डर नहीं रहता है अपने रिश्तों को लेके। इसीलिए हम अपने परिवार में भी हमारे रिश्तों को लेके, हमारी दोस्ती को लेके, हमारे मित्रों के बारे, वो पूरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं लोग उसके बारे। और स्त्री पुरुष को लेके वो कोई डर नहीं रहता है कि बताना नहीं पड़ता है कि हाँ अरे कोई लड़का हमारे घर आ रहा है। वो कुछ भी रहे, इंसान है, अच्छा इंसान है, पूरे घर के लोग सहज रूप से स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है ये जो सुंदर चीजें आदिवासी समाज में है वो बहुत, इसीलिए वो समाज और वो समुदाय के बचे रहने की बात करते हैं, क्योंकि ये संस्थाओं के चक्कर में
ये पितृ सत्ता को मजबूत करने के चक्कर में जब हम बाकी समाज में देखते हैं लड़कियों की ऑनर किलिंग हो रहे हैं, लोग अगर किसी से प्यार करते हैं तो प्यार ना करे इसलिए मारे जा रहे हैं, हमें तो लगता है कि बहुत बहुत दुखद और बहुत विभत्स लगता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बचा रहे जिसकी कहानियां या जिसके बारे किसी को मालूम हो तो उनको लगे कि ऐसे लोग बचे हुए हैं, हमको शायद ऐसा समाज चाहिए। तो हाँ, इसलिए मेरा व्यक्तिगत है कि मैं वो संस्था को मजबूत नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वो शादी वाले संस्था में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। और हमारे समाज में तो कोई परेशानी नहीं है कि आप अकेले भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी बातों को सुनकर हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि जो हमारा मेन स्ट्रीम समाज है, खौती जिसको हम सो मॉडर्न कहते हैं, वो ज्यादा सभ्य है, जहाँ आदिवासी समाज ज्यादा सभ्य है। तो आपकी बातें सच में सोचने को मजबूर करती हैं। तो कोई और बात जो आप कहना चाहते हो? नहीं, मुझे लगता है काफी बातें हो गई हैं, तो हम फिर भी और बातें आपसे नेक्स्ट मुलाकात में करेंगे। तो कोई एक कविता हो जाए अंत में। ठीक है। क्यों महुए तोड़े नहीं जाते पेड़ से, माँ तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो, क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो। माँ कहती है वे रात भर गर्भ में रहते हैं, जन्म का जब हो जाता है समय पूरा खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस में जब वे भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से, बोलो कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतजार करते हैं, हम सिर्फ इंतजार करते हैं, इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे भी वृक्ष को रात को हिलाने को मना किया जाता है कि वो सोए हुए हैं, तो उनको भी उनको जीवंत मानकर ना एक मनुष्य की तरह उनसे ट्रीट किया जाता है। तो आपकी भी कविताएं में ऐसा ही है, जो अच्छी ट्रेडिशन है वो इधर भी है थोड़ी थोड़ी। चाहे आप हमारे को बोलते हो कि हम आपके मनुष्य होने के इंतजार में हैं। वो हाँ, कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा आदिवासियत है जिसको हम वो जीवन शैली से जोड़ते हैं, वो मुझे लगता है बहुत सारे समुदायों में कहीं भीतर रहता है। बट वो जो हमने एक संस्था खड़ा किया है और ये कास्ट सिस्टम के भीतर हमेशा किसी को नीचा मानते हैं और एक प्रतियोगिता वाले जीवन में आपको रहता है कि आपको किसी को हरा के आगे जाना है। ये कल्चर में की वजह से इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें हम भी आगे जाएं बट हम दूसरों की भी पूरा करवाते हैं, ये जो है वो खत्म होता जा रहा है और इसमें कोई जीतेगा नहीं। अल्टीमेटली हम लोग कलेक्टिव हारते हैं। मुझे लगता है कि आदिवासियों में वही प्रतियोगिता वाला इतना कॉन्सेप्ट रहता नहीं है। वो सोचते हैं कि हम सामूहिक रूप से कैसे एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। तो सब लोग चूंकि उधर ही से निकल के ये विकास की दिशा में आगे बढ़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है। हम उसको फिर से महसूस करना और रीथिंक करेंगे तो शायद नई पीढ़ियों के लिए बचा के रख सकते हैं या उसको ऐसी दुनिया दे सकते हैं। जसता, आप बहुत खूबसूरत बातें करती हैं और हर क्वेश्चन के ऊपर आपने बहुत डिटेल से हमें आदिवासी जीवन के बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे बातें करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।